नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज के इतिहास का 12वां क्लास है। और आज के क्लास में हम देखेंगे कक्षा 7 के इतिहास के छठे अध्याय को, जो कि आधारित है आपके जनजातीय, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय से। इससे कुल 19 प्रश्न हैं, तो देखते हैं इन प्रश्नों को। तो यहाँ पे कहा गया है कि मध्यकालीन गौड़ समाज के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है कि मूलतः बराबरी वाला गौड़ समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। और तो ये बिल्कुल आपका सही है। और कारण जो कह रहा है कि गौड़ जनजातीय छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी, तो कारण भी सही है आपका, लेकिन कथन और कारण एक दूसरे को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी वाला, कि कथन और कारण दोनों तो सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। जानते इसके बारे में, गौड़ जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुई थी। जिस समय दिल्ली के सुल्तान की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गौड़ राज्य जो थे वो छोटे गौड़ सरदारों पर हावी होने लगे थे। बड़े बड़े गौड़ राज्य के उदय ने गौड़ समाज के चरित्र को बदल डाला। उनकी बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मणों ने गौड़ राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गौड़ सरदारों को अब राजपूत के रूप में भी मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए बेसिक तौर पे गौड़ राजा अमनदास ने संगम रामसा की उपाधि भी धारण करी थी। अगला जो क्वेश्चन है कि अहोम समाज के अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि लगभग सभी वयस्क पुरुष जो थे युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे, तो ये बिल्कुल सही है अहोम समाज के बारे में। और दूसरा कह रहा है कि अहोम समाज एक रूढ़िवादी समाज था, जो कवि एवं विद्वानों को कोई प्रोत्साहन नहीं देता था। तो यह गलत है। क्यों गलत है, एक्सप्लेन में हम देखेंगे। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है कि केवल ए वाला, यानी कि एक सही है। अब इनके बारे में बेसिक तौर पे जानते हैं कि अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवि और विद्वानों को अनुदान में भूमियाँ दी जाती थी, यानी कि उपहार के तौर पे भूमियाँ या प्रोत्साहन के तौर पे भूमियाँ दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की जो महत्वपूर्ण कृतियों का बेसिक तौर पे स्थानीय भाषाओं में अनुवाद भी किया गया। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति को सबसे पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया। तो इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि दूसरा वाला आपका क्या है, गलत है। अगला कह रहा है कि अहोम समाज के अंतर्गत खेल किसे कहा जाता था। तो अहोम समाज के अंतर्गत खेल जो है वह कुल को कहा जाता था। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। अब जानते हैं यहाँ पर कि अहोम समाज जो थे वह कुलों में विभाजित थे, जिन्हें खेल कहा जाता था। और एक खेल में मतलब कि बेसिक तौर पे कई सारे गांव हुआ करते थे। किसानों को अपने गांव समुदाय के द्वारा जमीन भी दी जाती थी, और समुदाय की सहमति के बगैर इस जमीन को राजा भी वापस नहीं ले सकता था। अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति के लोग 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, तथा 1660 आते आते उच्च अस्त्रीय बारूद और तोप का भी निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। तो यह बातें की जा रही हैं अहोम समुदाय के बारे में। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि अहोम राज्य के अंतर्गत पाइक किसे कहा जाता था। तो अहोम राज्य के अंतर्गत पाइक जो था श्रमिकों को कहा जाता था। इनके बारे में बेसिक तौर पे जाने तो अहोम राज्य जो था वह बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उन्हें पाइक कहा जाता था। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी, और प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर एक निश्चित संख्या में पाइकों को राजा के राज दरबार में जहाँ पर काम होता था वहाँ पर भेजना पड़ता था। अगला जो क्वेश्चन है कि अहोम जनजाति के लोग मूल रूप से किस देश के निवासी थे। तो अहोम जनजाति के जो लोग थे वह मूल रूप से म्यांमार के निवासी थे। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। जानते हैं इनके बारे में कि अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं शताब्दी में, ठीक है, बरहत्तमपुर घाटी में आकर बस गए थे। और उन्हें भूमिया यानी कि भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीति व्यवस्था का दमन करके एक नए राज्य की स्थापना इन्होंने करी थी। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कि 11वीं और 12वीं सदी के जनजातियों के संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला आपका कह रहा है कि कुछ जनजातीय परिवार शासक वर्ग में शामिल हो गए और कई के कुल राजपूत मान लिए गए, जो कि बिल्कुल सही, जैसा कि मैंने गौड़ और अहोम के बारे में आपको बताया था। दूसरा है कि पंजाब और सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभावशाली जनजातियों ने
काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था, तो ये भी आपका सही है। और तीसरा जो कह रहा है कि इस्लाम को अपनाने वाले इन जनजातीय क्षेत्रों में हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित सामाजिक व्यवस्था को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है इसको हम देखेंगे। हालांकि इस तरह से आपका ए वाला ऑप्शन सही होता है कि पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन तीसरा गलत है। अब यहाँ पर बेसिक तौर पे हम जानते हैं कि 11वीं और 12वीं सदी के आते आते बेसिक तौर पे, ठीक है, कई सारे अहोम समुदायों के बीच राजपूत गोत्र की ताकतों में इजाफा हुआ। वे वूण थे, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजाति में आते थे, बाद में कई सारे मतलब कि जनजातियों को राजपूत बेसिक तौर पे मान लिया गया। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजाति जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। पंजाब और सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की शक्तिशाली जनजातियों ने जिन्होंने इस्लाम अपना लिया था, वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाले सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं किया गया था। तो यहाँ पे कहा गया स्वीकार किया गया है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, नहीं किया गया था। तो इस प्रकार से तीसरा वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। आपका कह रहा है कि इतिहासकारों एवं मुसाफिरों द्वारा जनजातियों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई, जो कि आपका गलत है। दूसरा आपका कह रहा है कि जनजातीय लोग अपने समृद्ध रीति रिवाज एवं परंपराओं का संरक्षण मौखिक तरीके से करते थे, तो ये बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन सही होता है कि केवल दूसरा सही है। पहला क्यों गलत है, तो बेसिक तौर पे समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों के द्वारा जनजातियों के बारे में हमें बेहद ही कम जानकारी मिलती है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोगों की भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध इनकी जो रीति रिवाज थी उनका ये लोग बेसिक तौर पे मौखिक तरीके से वाचन करते थे। तो इस प्रकार से पहला वाला स्टेटमेंट गलत होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि गोंडवाना क्षेत्र के गढ़ कटंगा राज्य के द्वारा किन जानवर का निर्यात कर काफ़ी मात्रा में धन कमाया गया था। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे गढ़ कटंगा जो राज था उनसे बेसिक तौर पे बहुत मात्रा में हाथी का निर्यात करके काफ़ी मात्रा में धन को कमाया गया था। तो अब यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है बी। जानते हैं इनके बारे में कि गढ़ कटंगा जो था एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसके निर्यात करने का व्यापार कर खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्हें लूट से बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुताया मात्रा में इनके पास मिला था। तो गोंडवाना जो क्षेत्र था वह किनका था, गोंड राजाओं का था। अगला जो क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में 1556 में आसिफ खां के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़ कटंगा पर हमला किया तब उसका सामना किससे हुआ था। तो उस समय बेसिक तौर पे जो सामना हुआ था रानी दुर्गावती से हुआ था। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। जानते हैं इसके बारे में कि चंदेल राजपूत राजा सालबन की पुत्री जो थी दुर्गावती का विवाह गढ़कटंगा यानी कि गोंडवाना राज्य के राजा दलपत के साथ हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रानी दुर्गावती के पति का नाम क्या था, तो दलपत, ठीक है, तो दलपत के साथ हुआ था। और दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई और रानी दुर्गावती बहुत ही योग्य और थी और उन्होंने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर अपना शासन का कमाल अपने हाथों से संभाला। आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने जब गढ़कटंगा पर हमला किया तो रानी दुर्गावती ने इनका जमकर सामना किया और उन्हें समर्पण करने की बजाय मर जाना उन्होंने बेहतर समझा और उनके पुत्र भी तुरंत लड़ता हुआ बाद में मारा गया। तो आपने रानी दुर्गावती की कई सारी कहानियां सुनी होगी। तो रानी दुर्गावती के पति का नाम क्या था, दलपत, और 1565 में अकबर के सेनापति जो थे उनका नाम क्या था, तो आसिफ खां, उन्होंने बेसिक तौर पर हमला किया था। अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय समाज के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय समाज कहा जाता था, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा जो कह रहा है वो कह रहा है कि जनजातीय समूह व्यक्तिगत रूप से भूमि और चरवाहे पर नियंत्रण रखते थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है आगे हम देखेंगे। और तीसरा कह रहा है कि जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विषम किस्म की जरूरतों के लिए
कभी एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहे, तो यह भी आपका गलत है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन सही होता है कि केवल एक सही है। अब ये सारी चीज़ें क्यों गलत हैं उनको हम देखते हैं। तो बेसिक तौर पे जनजातीय समूह जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर क्या करते थे, नियंत्रण रखते थे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, व्यक्तिगत रूप से, तो यहाँ पे व्यक्तिगत नहीं रहेगा, क्या रहेगा, सामूहिक रूप से। बेसिक तौर पे क्या करते थे, इन सारी चीज़ों पे नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। कभी कभी जो जाति विभाजन का पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाज के साथ इनका टकराव होता था और कई मायने में जनजातियों ने अपनी आज़ादी और आलाद संस्कृतियों को बचाए रखा। जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्मों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर क्या रहते थे, यहाँ पर निर्भर रहते थे। तो यह क्यों गलत है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि निर्भर नहीं रहते थे बल्कि क्या रहते थे, निर्भर रहते थे। तो इस प्रकार से आपका दोनों स्टेटमेंट सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोंड राज्य गढ़कटंगा का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है। तो बेसिक तौर पे जब आप गोंड राज्य गढ़कटंगा के बारे में पढ़ेंगे तो आपने पता है कि इस पे आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, अकबर के शासनकाल में हुआ था। और अकबर के से रिलेटेड जो पुस्तक है वह है अकबरनामा। तो अकबरनामा में बेसिक तौर पे इसका उल्लेख हमें मिलता है। और अकबरनामा किसने लिखा है, तो अबुल फजल ने लिखा है। और इसके बारे में पिछले सेशन में मैंने बताया था कि यह 3 पार्टों में है, तो इनकी जानकारी मैंने अच्छे से वहाँ पर दिया था। अगला है आपका कि गौड़ जनजाति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और यह कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इनमें कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला जो कह रहा है कि गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे तथा वह स्थानांतरित यानी कि झूम कृषि किया करते थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि गौड़ जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी तथा प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। राय का मतलब यहाँ पे राजा ही होगा। ठीक है, तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही होते हैं। इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है कि 1 और 2 दोनों आपके सत्य हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि गोंड राज्य पर प्रशासनिक व्यवस्था का सही क्रम क्या है। तो जब आप गोंड राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो गोंड राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य जो था वह किस में विभाजित था, राज्य जो था वह गढ़ों में था। तो सबसे पहले सबसे बड़ा क्या था, राज्य था। राज्य के बाद क्या आता था, गढ़ आता था। और हर गढ़ जो था कि किसी खास गोंड के कुल का, ठीक है, कुल के नियंत्रण में था। और यह पुनः किसमें 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित था। तो गण किसमें विभाजित था, आपका 84। ठीक है, 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित था। और 84 का उप विभाजन क्या कहलाता था, बरहोत कहलाता था। तो आप कह सकते हैं कि गोंड राज्य में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी, राज्य। राज्य के बाद आता था गढ़, गढ़ के बाद आता था 84 और 84 के बाद आता था आपका बरहोत। और बरहोत के बाद क्या आता था, आपका गांव आता था। ठीक है, तो यहाँ पे गांव का नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला। अगला है कि बंजारे लोग कौन थे। तो मूलतः बंजारे जो लोग थे वो लोग व्यापारी थे, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि बंजारे लोग महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां जो था टांडा कहलाता था। तो कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि बंजारों के कारवां को क्या कहा जाता है, तो टांडा कहलाता था। और एक टांडा में कई परिवार होते थे। ये बंजारे लोग अपने साथ पूरी घर गृहस्थी बीवी बच्चों को एक साथ लेकर चलते थे। कई बार वो सौदागरों के द्वारा भाड़े पर भी नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते थे। अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का इस्तेमाल नगर के बाजारों तथा अनाज की ढुलाई के लिए करता था। बादशाह जहांगीर ने भी जो था अपने संस्मरण में बंजारों का उल्लेख किया है। अगला जो क्वेश्चन है कि खानाबदोश के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पे आपसे जो पूछा क्या है, पहला जो स्टेटमेंट है कि खानाबदोश घुमंतू लोग होते थे। उनमें से कई पशुचारी होते थे जो अपने रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह में घूमते थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा है कि ये समाज के किसी अन्य जाति वर्ग से संपर्क नहीं रखते थे तथा ये लोग अपनी ज़रूरत के सामान के लिए आत्मनिर्भर थे। तो ये आपका गलत है। तो इस प्रकार से जो सही ऑप्शन होता है ए वाला सही होता है, केवल पहला सही है। अब दूसरा क्यों गलत है, तो बेसिक तौर पे आप जानते हैं कि ये लोग बेसिक तौर पे खानाबदोश जीवन जीते थे। उनका जीवन दूध तथा अन्य पशु उत्पादों पर निर्भर था और वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी
चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का क्या करते थे विनिमय, मतलब कि खेतिहर लोगों से क्या करते थे, अनाज लेते थे और अपने द्वारा जो पशुओं से उत्पादित ऊन या घी था उनको क्या करते थे, बेचते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई करते थे तथा एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त सामानों की वो क्या करते थे, खरीद फरोख्त भी करते थे। तो इस प्रकार से पता चलता है कि वह अन्य जाति वर्ग के साथ भी क्या थे, संपर्क में थे। अगला जो क्वेश्चन है वह आपका मैच करने वाला है। तो मैच कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे सूची 1 में जनजातियों को दिया गया है और सूची 2 में उनके निवास क्षेत्र के बारे में दिया गया है कि वह किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे। तो सबसे पहले भील। तो अगर भील की बात करें तो यह पश्चिम और मध्य भारत से रिलेटेड थे। दूसरा है आपका कोली जो जनजाति था। कोली जनजाति जो था वह कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में रहते थे। और तीसरा जो है आपका गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति की बात करें तो ये आज भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी जनजातियों के रूप में इनका नाम आज भी आता है। और चौथा है जो कोरगा जनजाति। तो कोरगा जनजाति बेसिक तौर पे दक्षिण भारत में निवास करती थी। तो ये आपका सही मैचअप होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि चेर जनजातियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे याद रखिएगा असत्य पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला कर उन्हें परास्त किया, यह तो कथन सत्य है। और दूसरा कह रहा है कि इस युद्ध के बाद चेर मुगलों के पूरी तरह अधीन हो गए थे। तो यह स्टेटमेंट आपका असत्य है और पूछा आपका असत्य ही है। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है, केवल दूसरा सही है। अब जानते हैं बेसिक तौर पे इनके बारे में कि साल 1591 में अकबर के जो सेनापति मान सिंह थे उन्होंने चेर लोगों पे हमला किया और उन्हें परास्त कर दिया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक है मुगलों के अधीन नहीं आए थे। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर पे कई बार ठीक है चेर के कई किलों पे कब्जा मतलब कि हमला किया और उन्हें अपने कब्जे में किया और उस जनजाति को अपने अधीन बना लिया। तो अगर बात करते हैं कि चेरों को अधीन कब बनाया गया, तो औरंगजेब ने बनाया था। ठीक है, औरंगजेब ने बनाया था, न कि अकबर ने। तो इस प्रकार से दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। अगला जो है आपका मैचअप्स है, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जनजातियों को दिया गया और फिर उसी प्रकार से उनके निवास क्षेत्र को दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है कि खोखर जनजाति। तो खोखर जनजाति के बारे में आप पढ़ेंगे तो इनका जो निवास क्षेत्र था वह क्या था, पंजाब था। आप जब महमूद गजनवी के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर बेसिक तौर पे खोखर जनजाति का उल्लेख आता है कि वहीं पर इनके द्वारा महमूद गजनवी की हत्या कर दी गई थी। दूसरा है बलोच। तो अगर बलोच की हम बात करें तो बलोच का जो निवास स्थान था उत्तर पश्चिम में था। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम में रहता है इनका निवास स्थान। यहाँ पर आपका भी हो जाएगा। बात करते हैं अहोम की, तो आज भी असम वाले क्षेत्र में आप देखते हो कि इस प्रकार की जनजातियों का नाम आता है। तो यह उत्तर पूर्वी भाग में हमें देखने को मिलते हैं। और बात करते हैं चेर की, तो चेर हमें जो जनजाति जो है बिहार और झारखंड में देखने को मिलती है। तो ये आपका इस प्रकार से सही मैचअप होता है। तो दोस्तों ये था जो आपका कक्षा 7 का जनजातियों से संबंधित अध्याय था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।